अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन के। और बारी है मेरे फेवरेट पेपर को सॉल्व करने की, जो कि डीजे साइंस कॉलेज का जो है वो पेपर है प्रीलिम का, क्योंकि मेरे अपने कॉलेज का है। तो और वैसे भी अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है और मेरे अपने कॉलेज का है। तो दो वजूहत हैं कि आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आपको ये पेपर समझाऊं। तो ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस विल बी डबल्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज चेंज फ्रॉम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाय T1 ये हमेशा बराबर होगा V2 डिवाइडेड बाय T2 के। ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स करते हैं कि डायरेक्टली टेम्परेचर को पुट कर देते हैं। हम डायरेक्टली ये टेम्परेचर पुट नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो लेट से जो पहला टेम्परेचर हमें गिवन है वो कितना है, वो है 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 + 2 73, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 290 केल्विन के। तो 290 आ गया हमारे पास पहला वाला टेम्परेचर। और ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम हमने कर दिया डबल। तो अगर V1 एज इट इज़ है और ये T1 की जगह पे मैंने 290 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2V1 आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ट्वाइस हुआ है। तो हमें T2 मालूम करना है और यहाँ पे V1 से V1 हो गया कैंसिल। और बेसिकली अगर मुझे मालूम करना है T2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे T2 उधर भेज दिया और यहाँ पर जो है वो 2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 290 से। एंड देन अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 को 290 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 290। ठीक है ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 580। बट ये जो आंसर आया है 580, ये केल्विन के अंदर आया है और ऑप्शंस अगर आप देखो तो वो सेल्सियस के अंदर है। तो अगेन फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्सियस में करना पड़ेगा। सो 580 - 273, ताकि आंसर जो है वो सेल्सियस के अंदर आ जाए। तो -273 करके आंसर आ जाएगा 307 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर इतना कर दें तो इसका मतलब वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो 307, यानी कि जो हमारा सेकेंड वाला आंसर है ये करेक्ट है, 307 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, a parallel plate capacitor has a capacitance C, separation between the plates is doubled और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया प्लेट्स के दरमियान में, और फाइनल जो कैपेसिटी है वो 2C के बराबर हो गई, यानी कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना होगा। ठीक है ना, अनदर गुड क्वेश्चन। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो है कैपेसिटेंस का A ε0/D। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया इन्होंने डबल्ड। ठीक है ना, डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो वैसे अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो कैपेसिटेंस आधी हो जाती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस बराबर हो गई है ट्वाइस ऑफ C के। ठीक है ना, तो वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे हम 2 लिखें और D अपनी जगह पर हो, A इधर हो, और जो परमिएबिलिटी है, जो परमिटिविटी है सॉरी, वो 4 टाइम्स हो जाए। तभी मुमकिन है कि हमारा जो आंसर है वो बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A ε0/D के। ठीक है ना, क्योंकि एरिया को डबल करने से, जो डिस्टेंस है उसको डबल करने से हाफ हो गई। ठीक है ना, तो अगर जो 4 गुना अगर बढ़ जाएगी हमारे पास ε0 की वैल्यू, तभी जाके कैपेसिटेंस का फाइनल आंसर जो है वो ट्वाइस के आएगा। तो इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी रिगार्डेड एज द इन्वर्स ऑफ। हमें पता है एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं। तो इसका रिवर्स क्या होगा कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिगार्ड किया जा सकता है एज द इन्वर्स ऑफ एक्सरेज। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ohms if the radius of wire becomes half its resistance will become। अगर रेडियस को हम आधा कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फार्मूला बताऊं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रॉ, और सबसे पहले अगर R की बात करें तो रॉ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा और आ जाएगा एरिया, और एरिया खुद बराबर होता है πr² के। ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर πr² के बराबर होता है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने रेडियस को कितना कर दिया, हमने रेडियस को कर दिया हाफ। तो अब देखो, अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है, रेजिस्टेंस को जो है वो बढ़ना चाहिए, और लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको हाफ करूँगा भी
हाफ करने पर क्या हो जाना चाहिए था, बढ़ना तो चाहिए, लेकिन हाफ का अगर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1/4, और इसका रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल क्योंकि आर के बराबर है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी ऐसा करने पर। समझ गए बात। तो फॉर्मूले से देख लिया कि इन्वर्स रिलेशन है, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और उसका इन्वर्स करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4 के। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 4 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4R के। ठीक है ना, अगर आप हाफ कर दोगे तो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज। एक सब्सटेंस की हाफ लाइफ 10 डेज है, तो इसका क्या मतलब है, द सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट्स इनटू 20 डेज। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट्स इनटू 40 डेज, ये भी बिल्कुल कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात कन्फर्म है कि अगर उसकी हाफ लाइफ 10 डेज है तो 1/8 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट इंटैक्ट एट द डेज ऑफ 40 डेज। हाफ लाइफ 10 डेज है ना, तो सबसे पहले कितनी हाफ लाइफ गुजारेगा ये 40 दिनों के अंदर, तो ये आ गए 40 दिन, और जो हाफ लाइफ है वो बराबर है 10 डेज़ के। तो सबसे पहले जो हम नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, टाइम को हम डिवाइड कराते हैं हाफ लाइफ से। तो 40 डिवाइड बाई 10, समझ गया, 4 के बराबर है। इसका मतलब वो 4 हाफ लाइफ गुजारेगा। तो अगर एलिमेंट n है तो एक हाफ लाइफ के बाद वो हो जाएगा n/2, 2 हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा n/4, और तीसरी हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा n/8, और चौथी हाफ लाइफ गुजारने के बाद हो जाएगा n/16। इस बात को हमें समझना है। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/8 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट इंटैक्ट एट द एंड ऑफ 40 डेज। 40 दिन के बाद कितना रह जाएगा, 7/8 पार्ट ऑफ द मास डिसइंटीग्रेट्स इनटू 30 डेज। अगर 30 डेज में देखा जाए तो 30 डेज में ये 3 हाफ लाइफ गुजारेगा, और 3 हाफ लाइफ गुजारने का मतलब कितना हो गया, 3 हाफ लाइफ गुजारने का मतलब हो गया, अच्छा ये 7/8 नहीं है, 1/8 ही है, ये 7 नहीं है, बेसिकली 1/8 है। तो 40 दिन में 1/8 नहीं होगा, बल्कि 30 दिन के अंदर 1/8 होगा। तो सही आंसर इसके अंदर आएगा हमारे पास यही वाला, 1/8 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ यूरेनियम फ्रॉम यूरेनियम ओर, उसे हम कहते हैं इनरिचमेंट। ठीक है ना, ये प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियर फिजन के अंदर पढ़ेंगे आप लोग कि इनरिचमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एब्सोल्यूट ज़ीरो इन फ़ारेनहाइट स्केल। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है फ़ारेनहाइट स्केल में वो बराबर होता है किसके, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट आंसर आप याद भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा है प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहली बात ये है कि अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की आप बात कर रहे हो सेल्सियस के अंदर, तो वो बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है ना, वैसे तो 0 केल्विन होता है, लेकिन -273 होता है। अच्छा, फॉर्मूला इस्तेमाल करें TF का, तो वो होता है 9 TC और 5, और प्लस का हमें करना पड़ता है 32। तो ये हो जाएगा 9 TC का मतलब हो गया माइनस का 273/5, और प्लस कर देंगे इसमें 32। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 × 273, ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया, और फिर फाइनली प्लस कर देंगे। अच्छा, अभी हमारे पास आंसर आ गया 491.4, ये आ गया आंसर माइनस का 491.4, और प्लस का हमें करना है 32। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 460, अप्रॉक्सीमेटली ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए तो 460 कर देते हैं माइनस का। तो करेक्ट आंसर है माइनस का 460 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ। द इलेक्ट्रॉन शेल एक्सपीरियंस एन, तो वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ज़्यादा करेगा, कम करेगा, इक्वल करेगा या ज़ीरो करेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो फॉर्मूला है ना, ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगा, कम करेगा, वो है QVB साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए बराबर है, और जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे बराबर होता है, और सेम स्पीड है। तो इसका मतलब सबके ऊपर फोर्स भी इक्वल रहेगी। मास से कंफ्यूज नहीं होना, वो मास पे डिपेंड करती नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास तीसरा वाला, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ। तो याद रखिए, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होता है, जो एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है। लॉजिकली याद रखना है, हॉट बॉडी जब कह रहे हैं, हॉट रिजर्वायर कह रहे हैं, तो वो जितना हॉट होगा उतना अच्छा है, और जब हम कहेंगे कोल्ड रिजर्वायर, तो वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से कोल्ड रिजर्वायर की हम जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।
नंबर 10, द प्रोटॉन ऑफ मास n एंड चार्ज q इज हेल्ड मोशनलेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा जी, एक प्रोटॉन को जो है वो मोशनलेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक प्रोटॉन को मोशनलेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने जो है यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिए और यहाँ पर हमने जो है वो नेगेटिव अप्लाई कर दिए, तो नतीजे में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को जो वेट है वो उसे ले जाने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड, बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो लॉजिक ये है कि एफ ई बराबर होगा डब्ल्यू के, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के और एफ ई बराबर होता है क्यू इंटू ई के। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो बराबर होगी एम जी ओवर क्यू के। कौन सा ऑप्शन है, एम जी ओवर क्यू, ये है हमारे पास तीसरा वाला आंसर, एम जी ओवर क्यू। 11, 3 equal resistance when combined in series equivalent to 90 ohms. Their equivalent resistance when combined in parallel will be, अगर वही पैरेलल कंबाइन होंगे तो क्या आंसर होगा। तो सबसे पहली बात, 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं जिनको ऐड करके 90 आ रहा है, तो 3 है, 90 डिवाइड बाई 3 करोगे क्या आंसर आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 30। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस गिवन है ना वो है R1, R2 और R3, ये सब बराबर हैं 30 ओम्स के। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको पैरेलल जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा, तो पैरेलल में 1 ओवर आर बराबर होता है 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, तो हो जाएगा 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 30, कितना हो गया, ये हो गया 3 ओवर 30। 3 ओवर 30 का मतलब हो गया 1 ओवर 10। अगर ये आंसर 1 ओवर 10 आ रहा है, 1 ओवर आर का आंसर 1 ओवर 10 आ रहा है, तो रेसिप्रोकल करने के बाद आर का आंसर सीधा सीधा बराबर आ जाएगा 10 के। तो इसका मतलब अगर पैरेलल जोड़ देंगे तो आंसर 10 के बराबर आएगा। दिस वन लास्ट वन 10 ओम, ठीक है ना। और वैसे लॉजिकल बात है, आंसर जो है वो छोटा ही आता है किसी भी रेजिस्टेंस से अगर पैरेलल जोड़ते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज़ म्यू और रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, तो कौन सा रिलेशन सही है, तो याद रखो म्यू जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल जो है वो बराबर होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होती है। और यही रिलेशन जो है चौथा वाला जो है ना, और यही रिलेशन जो है ना वो परमिटिविटी में भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, मॉड्यूलेशन का टॉपिक है और ये कहलाता भी है मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, ये मॉड्यूलेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर को एक दूसरे के पैरेलल रखा, दे अट्रैक्ट ईच अदर फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, बात तो सही है, यही वाला आंसर सही है, क्योंकि अगर ये देखा जाए दे अट्रैक्ट ईच अदर नहीं, अपोजिट वाले तार एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दे रिपेल ईच अदर फॉर द सेम डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन वाले रिपेल भी नहीं करते, नो फोर्स प्रेजेंट, इसको हटाओ, पहला आंसर सही है, वो अट्रैक्ट करते हैं सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। और आप कैसे याद रखोगे, चार्ज का तो आपको पता है ना, सेम रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, बस करंट में इसका उल्टा कर दो तो उससे जो है वो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ओके, रियल गैस मॉलिक्यूल्स डो नॉट स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज, जो रियल गैसेज होती हैं वो ओबे नहीं करती हैं कब, तो याद रखो वो है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर करने से, और याद कैसे रखोगे इसको, देखो जब भी हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं ना तो कोलिजन्स जो है वो मोर इलास्टिक हो जाते हैं, जब मोर इलास्टिक हो जाते हैं तो वो ओबे करती हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो क्वेश्चन है डो नॉट स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका उल्टा, और इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है ना। और स्ट्रिक्टली, अगर स्ट्रिक्टली ओबे का आ जाए तो फिर वो सेकंड वाला आंसर सही था। एक कॉइल है उसकी इंडक्टेंस जो है वो 5 हेनरी है, क्वेश्चन नंबर 16, और करंट जो है वो चेंज हो रहा है 5 एम्पियर पर सेकेंड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, ईएमएफ इज इक्वल टू एल और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है, ठीक है जी। तो ईएमएफ हमें मालूम करना है, आई थिंक यस, ईएमएफ हमें मालूम करना है, इंडक्टेंस 5 है और ये भी 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट, सीधा सा क्वेश्चन है। ओके जी, ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 25 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अ चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड स्टेशनरी, एक चार्ज क्यू है उसको हमने स्टेशनरी प्लेस किया है इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है, तो नेट फोर्स जो है ये चार्ज इस पर एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो कौन सी है, तो याद रखिए क्योंकि चार्ज को स्टेशनरी रखा गया है
तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है मूविंग चार्ज में, ठीक है ना। तो ये भी गलत और ज़ीरो भी गलत, क्योंकि एक चार्ज को अगर रखा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, तो अगर वो स्टेशनरी है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कांट बी एक्सप्रेस्ड एज, इसमें से कौन सा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो देखो पहले वाले को तो मैं बताता हूँ ये पहला वाला किस तरह से सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पहला वाला क्या लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू ओवर Q1, तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 फार्मूला होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको याद होगा। तो अगर इधर मैं एलसीएम लूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, और यही जो ऊपर लिखा हुआ है Q1 माइनस Q2, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q ओवर Q1। तो पहला वाला आंसर तो इस वजह से सही है भाई, डेल्टा Q अपॉन Q1। अच्छा, वर्क डन डिवाइड बाय Q1 भी आ सकता है, वर्क डन डिवाइड बाय Q1 कैसे आ सकता है, इसको भी आपको समझाते हैं कि ये जो Q1 माइनस Q2 होता है, बेसिकली ये किसके बराबर होता है, ये वर्क डन के बराबर होता है। तो कितना वर्क डन हुआ और कितनी एनर्जी है, ये सब बराबर हो जाता है 100 के, क्योंकि अगर देखा जाए तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है ना, हीट हम इनपुट में देते हैं और आउटपुट जो है वर्क होता है। दूसरा वाला आंसर भी सही है। तीसरा वाला डेल्टा T अपॉन T1, ये भी इस वजह से सही है क्योंकि हम जब लिखते हैं T2 ओवर T1 1 माइनस जो फार्मूला होता है एफिशिएंसी का, तो इसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, इसको डेल्टा T लिख सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला भी सही है। वाहिद जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है ये बराबर होता है पावर के, तो ये एफिशिएंसी को तो शो कर ही नहीं सकता। 19, द रेशियो बिटवीन एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन टू अल्ट्रावायलेट फोटोन इज 10 रेज टू द पावर 2, यानी कि 100 रेशो अगर देखा जाए एक्स रे का अल्ट्रावायलेट से। तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या लिखा हुआ है, लेमडा एक्स यानी कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो बराबर होगी किसके, और दोनों का रेशो जो है वो 100 के बराबर है एक्स रेज का अल्ट्रावायलेट से। तो अगर एनर्जी देखी जाए एक्स रेज की अल्ट्रावायलेट के लिहाज से, तो इनका रेशो बराबर आ रहा है 100 के, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ई को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो बराबर होता है HC ओवर लेमडा के, तो लेमडा एक्स कर देते हैं डिवाइडेड बाय, ये भी हो जाएगा HC ओवर लेमडा यू के और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा HC ओवर लेमडा एक्स मल्टीप्लाई बाय लेमडा यू डिवाइड बाय HC और इज इक्वल टू 100। तो कांस्टेंट HC से HC कैंसिल, ठीक है जी। तो ये आ गया फॉर्मूला हमें निकालना था लेमडा एक्स का, तो लेमडा एक्स को इधर मल्टीप्लाई भेजो तो आंसर आ जाएगा लेमडा यू डिवाइडेड बाय 100। तो ये रिलेशन बनेगा लेमडा यू डिवाइड बाय 100, लेमडा यू डिवाइड बाय 100, ये आखिरी वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द पैटर्न ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन इन विजिबल क्लाउड चैम्बर इज थिक एंड कंटिन्यूस, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पावर बहुत हाई होती है, इस वजह से जो ट्रैक बनता है वो कंटिन्यू बनता है और बोल्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉम्पटन्स वेवलेंथ, तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा फोटोन का। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहली बात है डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H ओवर m0c 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, ये है कॉम्पटन शिफ्ट और ये है कॉम्पटन्स वेवलेंथ, ये जो फैक्टर है ना ये कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहलाता है। तो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो आधा है इसका, ठीक है ना। ये जो पूरी वैल्यू है वो इसका हाफ है, तो फिर क्या बन जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू है वो इसका हाफ है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कर देते हैं हाफ ऑफ H ओवर m0c, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है H ओवर m0c 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और एक में से आधा निकाला तो आधा बचा। और फिर फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें थीटा मालूम करना है, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/2, और 1/2 का कॉस इन्वर्स बराबर होता है 60 डिग्रीज़ के। तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा जब एंगल हो 60 डिग्रीज़, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर वो है जिसकी रेजिस्टेंस हो ही ना, ठीक है ना। जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी तो करंट एग्जैक्ट मेजर हो पाएगा, दैट्स वाई आंसर होगा 0। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 23,
गैमा रेज आर, गैमा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाई एनर्जी फोटोन है, हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं, आखिरी वाली हमारी सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली, और ये हाई एनर्जी फोटोन भी होते हैं। तो इसका मतलब तीनों बातें सही हैं, ऑल ऑफ दीज। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर आयनाइजेशन वाइल पासिंग थ्रू अ गैस, इसमें से कौन ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा? आयनाइजेशन वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जो ज़्यादा मैसिव होगा, दैट्स वाई 24 का आंसर होगा अल्फा पार्टिकल्स। 25 when mass m is converted into energy it releases energy equal to E is equal to mc square, ठीक है ना? तो E is equal to mc square, ये पहला वाला आंसर लिखा हुआ है mc square। 26 डैश ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, बहरहाल पहला अल्फ़ा है, फिर कुछ गैमा लिखा होगा या कुछ भी होगा। इनमें से जो पार्टिकल्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, वो होते हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स बेसिकली जो नेगेटिव बीटा हैं स्पेशली, वो होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी आंसर होगा, मिस प्रिंटिंग है, बीटा पार्टिकल इज़ द राइट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 विच सीरीज़ करस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में पहली सीरीज़ पाई जाती है लेमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पीफर्ड। तो पहली वाली सीरीज़ कौन सी है? लेमन सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 28 लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में काफ़ी देर तक रुकता है, तो काफ़ी देर का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकेंड, ठीक है ना? -3 सेकेंड होती है लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। और अगर यही लिखा होता एक्साइटेड स्टेट का, तो वो 10⁻⁻8 होती है। तो 10 रेज़ टू द पावर -3 इज़ द राइट आंसर। के लाइन इज इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो एक्स रेज स्पेक्ट्रा के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एम शेल से के शेल की तरफ जंप करता है, तो जो लाइन इमिट होती है वो के अल्फ़ा होती है। तो कहाँ से? करीब तरीन से देख लो, कहाँ से जंप करेगा? सबसे करीब का एल से जब जंप करेगा के की तरफ, तब जाके पॉसिबल होगा कि जो है के लाइन इमिट हो। दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा के शेल, एल शेल टू के शेल। क्वेश्चन नंबर 30 द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेब्लिशेस दैट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें से क्या स्टेब्लिश करता है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी। पहला ही आंसर सही है, ठीक है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें यही पता चला था कि फोटॉन्स होते हैं, जब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। 31 द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एन एक्सरे फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन। जब भी एक्सरे फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है, तो उसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन आके टकराता है, एक्सरे आके टकराती है इलेक्ट्रॉन से। फोटॉन्स आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाहिलेशन ईच हैविंग हाउ मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हर एक की अलग अलग देखी जाए तो वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 33 द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। तो ये होती है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ना, यही होती है, और काफ़ी कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। 34 द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय। तो बहुत ही कॉमन है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा पता लगती है लेंज लॉ से। थर्ड वन लेंज लॉ। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ। टेस्ला किस चीज़ का यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं है, कंडक्टेंस का नहीं है, इंडक्टेंस का नहीं है। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, बट करेक्ट ज़्यादा बेहतर यही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, ये वही यूनिट है जिसमें हमारे यूनिट बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी की और बिल आता है। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से होता है, ना फोटोन, ना न्यूरॉन, ना ही प्रोटॉन। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा 38। द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट चार्ज, और अभी मैंने उसको डिस्कस भी किया था एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 द ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r²। तो देखो ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, एफ और 1/r²। तो हमें फॉर्मूला पता है, एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं इनका तो इन्वर्स रिलेशन है, तो पैराबोला बनेगा, लेट से कुछ कर्व बनेगा, लेकिन याद रखो वहाँ लिखा हुआ है फोर्स और 1/r²। जब उसका रेसिप्रोकल कर लिया तो याद रखो फोर्स और 1/r² के दरमियान में जो ग्राफ बनेगा
वो हमेशा हमेशा बनती है एक स्ट्रेट लाइन। तो आपने फॉलो करना है इस बात को, 1/r², तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा अब 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर देखें, द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वो प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस ऑफ द सेम वॉल्यूम। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन इज इक्वल टू, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन किसके बराबर हो सकता है। तो ये जो है ना बेसिकली हम लोगों ने ड्राइव भी किया था, जो वर्क डन कहलाता है इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस बेसिकली बराबर होता है पी डेल्टा वी के, ठीक है ना। ये वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स वाली डेरिवेशन है जिसके मुताबिक वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो पी वी बराबर होता है एन आर टी के, लेकिन क्योंकि डेल्टा वी आ रहा है यहाँ पे तो ये बन जाता है एन आर कॉन्स्टेंट और डेल्टा आ जाता है टी के साथ। इस वजह से जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट वन, एन आर डेल्टा टी। ठीक है जी। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसे हम कहते हैं हीट इंजन। ऐसी डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। और बाकी यहाँ पर अब आपको नज़र आ जाएंगे क्वेश्चंस सेक्शन बी के और सेक्शन सी के, पीडीएफ के अंदर और देख लेना। और सेक्शन सी के अंदर जो है वो क्या क्या गिवन है अभी देख लेते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो है थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के डीजे का पेपर होता है हमेशा से, लेकिन सारे टॉपिक जो हैं ये टॉपिक रिलेटेड हैं जिन्होंने आना है इस ईयर के, आपको जो है वो उन सब से जो है वो चीज़ें मिलती रहेंगी। गैल्वानोमीटर नज़र आ रहा है गैल्वानोमीटर के बजाय, और गैल्वानोमीटर के अलावा नज़र आ रहा है न्यूक्लियर फिजन, फिर ट्रांसिस्टर भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन नज़र आ रही है, और फिर जो है वो नज़र आ रहा है हमारे पास ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना 3 का बी एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसी तरीके से 3 का ए पार्ट जो है वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बताना है, वर्क डन मैक्सिमम, यानी कि आपको बताना है मैक्सिमम वर्क डन किस में होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल बताना है। वर्क इज़ डन एट कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कॉस्ट में करते हैं, यानी डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो आपने बताने हैं। तो पीडीएफ में डाउनलोड करो और कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की उसको अलग से वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जो सारा का सारा स्कोप है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग की एमसीक्यूज़ की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, बट फिर भी मे बी टाइम मिला तो सेक्शन बी सी को डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।